नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। थाने में घुसते ही मेरी पुत्रवधू पार्वती का कर्कश स्वर मेरे कानों में शीशे की तरह पिघलता चला गया। पापा जी, मुझे बचा लीजिए, इस बार मुझे बचा लीजिए। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मैंने एक बार पार्वती की ओर देखा, इस भाव से कि कितनी बार यह सब करोगी, कितनी बार माफ़ी मांगोगी। आंखों में आक्रोश और क्रोध था, संगी निराशा के भाव भी थे कि यह सब क्यों है, क्यों ऐसा होता है। परंतु इस क्यों का मेरे पास कोई उत्तर न था। मैं आहत था। एक और मैं अपनी पत्नी का लहूलुहान चेहरा देखकर आ रहा था। इसी पार्वती का जाने किस आवेश का परिणाम था। दूसरी ओर मेरी ये पुत्रवधू, जिसे मैं अपनी बेटी की तरह ब्याह कर लाया था, थाने में बंद पड़ी है। एक और मेरी जीवन संगनी, दूसरी ओर मेरे घर की लाज। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किसका साथ दूं और किसका ना दूं। दोनों ही तरह से मेरे घर पर ही प्रहार था। सर आप। प्रणाम सर। मैं चौंका। देखा तो महिला इंस्पेक्टर मेरे पाँवों में झुककर आशीर्वाद प्राप्त करने को उद्यत थी। मैंने आशीर्वाद दिया, परंतु वे अब भी जिज्ञासा लिए खड़ी थीं। कॉलेज में दोनों मेरी विद्यार्थी थीं। अभी 2 साल पहले ही इन्होंने पढ़ाई ख़त्म की थी। मैं इनको इस रूप में देखूंगा मुझे उम्मीद न थी। फिर आशा बंधी, सब कुछ ठीक करने में ये सहायक होंगी। सर आप यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर सीमा ने मेरी ओर सवाल उछाला और इंस्पेक्टर अमिता प्रश्न चिन्ह बनी खड़ी रही। कहीं बैठने की जगह मिलेगी तो मैं बताऊँ। आइए सर, हमारे केबिन में आइए। उनके केबिन में जाकर मैं कुर्सी पर बैठ गया, एक गिलास पानी पिया और आश्वस्त हो गया। इन दोनों इंस्पेक्टरों के कारण मैं ठीक कर ले जाऊँगा। इंस्पेक्टर सीमा ने फिर अपना सवाल दोहराया। सर आप यहाँ कैसे? उस लॉकअप में पार्वती नाम की जो लड़की बंद है वह मेरी पुत्रवधू है। इसने तो अपनी सास को बुरी तरह पीटा है। उसकी सास मेरी पत्नी है, यानी मैडम को। इसकी तो माँ की। इंस्पेक्टर अमिता गाली देते देते रह गई। लेकिन सर ये हुआ कैसे? मैडम जैसी सहृदय और स्नेहशील महिला संग इस तरह का दुर्व्यवहार, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। इंस्पेक्टर सीमा ने आगे जोड़ा। मैं जानता हूँ यह दुर्व्यवहार असहनीय है और दुखद है, अपराध है, अक्षम्य है। यदि मैं अपनी पत्नी का साथ नहीं देता हूँ तो उसका अपराधी होता हूँ। पार्वती का साथ देने का मतलब है उसे फिर से ऐसे अपराध करने को उकसाना। दोनों ही स्थितियों में अपराधी के कटघरे में मैं ही खड़ा होता हूँ। पार्वती का चुनाव मैंने और मेरी पत्नी ने किया था। ब्याह होते हमें पता चल गया था कि उसमें अपना दिमाग नहीं है, चाहे ये एमए पास है और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है। कई बार ऐसा लगता कि ना केवल ये पढ़ाई में नगण्य है, बल्कि इसके पास जो डिग्रियां हैं वे नकली हैं। नहीं तो एमए पास लड़की व्यवहारिक रूप से लगती है कि वे एमए है, चाहे वे हिंदी स्कूल की पढ़ी हो। कभी लगता न केवल पढ़ाई में बल्कि वे मानसिक स्तर पर भी ठीक नहीं है। इसकी हरकतों से हमें यही लगता। कैसी हरकतें सर? जैसे हमारी पोती हुई तो इसकी माँ ने पार्वती और मेरी पोती पर 7 बार जूता वार कर मेरी पत्नी के सामने फेंका और यह निर्विकार बैठकर देखती रही कि उसकी ससुराल में उसकी माँ क्या कर रही है, जैसे कोई विक्षिप्त व्यक्ति देखता रहता है। मुझे जब पता चला तो मैंने उसकी माँ से साफ शब्दों में कहा कि ऐसी हरकतें हमें बर्दाश्त नहीं हैं, जबकि यह बात पार्वती को कहनी चाहिए थी। हर 15 दिन में इसके रंग बदल जाते, इसकी हरकतों में मैं और वृद्धि हो जाती। पोती धीरे धीरे बड़ी होने लगी, यहाँ तक कि स्कूल जाने लगी। वह रोज़ अक्सर इस बात पर मार खाने लगी कि वह दादी का नाम क्यों लेती है। पोती ने अपनी माँ के पास जाना छोड़ दिया। बच्चे को जहाँ प्यार मिलेगा वहीं जाएगा, इस बात से भी उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता। वह अक्सर उग्र रहती। मैं उसे समझाने की कोशिश करता कि दादा दादी एक प्राकृतिक आकर्षण है, मूल पर सूत की तरह, परंतु उसे ना समझना था, ना समझी। जिद की ये हालत थी कि मैं इतने वर्षों में इसे हाँ से हाँ जी नहीं सिखा पाया। उस पर इसकी माँ का हस्तक्षेप। तकरीबन रोज़ ही ये अपनी माँ से बातें करती, मना करने पर भी कि घर की बातें मायके में नहीं करते, अब तुम्हारा घर ससुराल है। ये साफ झूठ बोल जाती कि वह तो करती नहीं।
इसकी माँ बिना परिस्थितियों को जाने कि कौन सी बात कैसे हुई है इसे गाइड करती रही, बिना जाने बिना समझे कि इसका प्रभाव उसकी बेटी और उसके परिवार पर कैसा पड़ेगा। जाने अनजाने में अपनी बेटी की बेड़ियों में बट्टे डालती रही और आज नतीजा आप लोगों के सामने है। अर्थात माँ ही बेटी की दुश्मन निकली, इंस्पेक्टर अमिता ने कहा। सर, आप ही कहा करते थे कि बेटी माँ की प्रयोगशाला में पढ़ती बढ़ती है, वह उसे सब कुछ सिखाती है जो उसे घर संसार में स्थापित होने की शक्ति देती है। और एक यह है। इंस्पेक्टर अमिता की आंखों में आक्रोश और क्रोध साफ देखा जा सकता था। मेरे प्रयोग फेल हो गए अमिता। सर, आप दुखी न हो, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। सिद्धार्थ सर, जो यहाँ के एसपी हैं, वे भी आपके विद्यार्थी हैं। वे अक्सर ही आपको याद करते हैं। उनके आईपीएस बनने में आपका कितना योगदान है, नहीं भूले। वे भी आते होंगे, इंस्पेक्टर सीमा ने कहा। पापा, यह देखो, एक माँ अपनी बेटी की कितनी बड़ी दुश्मन होती है, इसका उदाहरण लाया हूँ। बेटे राजन के हाथ में एक पेपर था। अमिता, सीमा, यह मेरा बेटा राजन है। पार्वती इसी की पत्नी है। मैंने राजन के हाथ से पेपर लिया, पढ़ा और इंस्पेक्टर सीमा की ओर बढ़ा दिया। पेपर में मोबाइल की वह वार्तालाप थी जो कल पार्वती ने अपनी माँ के साथ की थी। पढ़ते पढ़ते इंस्पेक्टर सीमा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। इंस्पेक्टर अमिता ने पढ़ा। उसकी आंखों में भी आक्रोश झलकने लगा। उसने महिला हवलदार को आवाज़ दी। पार्वती की माँ का पता देते हुए कहा, मेरी गाड़ी ले जाओ। घर में जितनी औरतें मर्द मिले उन्हें मारते हुए साथ ले आओ। याद रहे, बाहर से कोई चोट दिखाई नहीं देनी चाहिए। सुखा सिंह को साथ ले जाओ। नहीं इंस्पेक्टर अमिता, अमानुषता नहीं, मैंने कहा। पार्वती ने मैडम के साथ जो अमानुषता की, मैं छोड़ूंगी नहीं। महिला हवलदार बाहर निकली तो उसी दरवाजे से एसपी सिद्धार्थ ने प्रवेश किया। मुझे देखकर सीधे मेरी ओर बढ़े। उसका रौब इतना था कि वहाँ खड़े सभी कर्मचारी सल्यूट करने लगे। उसने अपनी कैप उतारी और मेरे चरणों में झुककर प्रणाम किया। सिद्धार्थ ने भी वही सवाल किए जो अमिता और सीमा ने किए थे। मेरा उत्तर सुने बिना मेरा हाथ पकड़ा और अपने केबिन की ओर बढ़ा। सर, आप मेरे साथ आइए। सर, यहाँ बैठिए मेरे सामने। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपने मुझे बुलाया होता तो भागा हुआ आता। आपने यहाँ आने की तकलीफ़ क्यों की? वह मेरे पास ही बैठ गया। उसके इस व्यवहार से मैं अचंभित और गदगद था। इतना बड़ा अफसर होने पर भी उसमें कोई अंतर नहीं आया था। बहुत प्रयत्न करने पर जब मैं उत्तर देने को उद्यत हुआ तो उसी समय इंस्पेक्टर सीमा ने प्रवेश किया। सैल्यूट करने के बाद मेरे आने का सबब और सारा केस समझाने लगी। सारी बात सुनने के बाद अच्छा कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। फिर पूछा, मैडम की क्या हालत है? इंस्पेक्टर सीमा ने जवाब दिया, सर, थोड़ी देर पहले अस्पताल में मेरी डॉक्टर से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैडम खतरे से बाहर हैं, किंतु सकते व सदमे में हैं। सदमे और सकते में तो रहेंगी। इतनी स्नेहशील और सहृदय महिला को कोई अपना मारता है तो वो महीनों क्या सालों तक सदमों से उभर नहीं पाएंगी। एसपी सिद्धार्थ ने कहा। इंस्पेक्टर, किसी को मैडम की स्टेटमेंट लेने भेजा? जी सर, इंस्पेक्टर रोज़ी इसी काम के लिए अस्पताल में है, अभी तक लौटी नहीं। पता करो स्टेटमेंट ली या नहीं। एक बार स्टेटमेंट और मेडिकल रिपोर्ट आ जाए फिर देखता हूँ सबको। सर, छोड़ूंगा नहीं, देख लेना सर। इतने में बाहर शोर हुआ। इंस्पेक्टर अमिता जोर जोर से आदेश दे रही थी, इसको इसकी बेटी के साथ बंद कर दो, इसकी भाभी को भी इसी के साथ। इन श्रीमान को एसपी साहब के कमरे में ले आओ। रोना धोना बंद करो, नहीं तो सारा रोना घुसेड़ दूंगी जहाँ से निकल रहा है, कुतिया कहीं की। थोड़ी देर बाद शोर बंद हुआ। इंस्पेक्टर अमिता मेरे समधी ईश्वर चंद को लेकर केबिन में घुसी। सिद्धार्थ ने एक बार मुझे देखा, फिर ईश्वर चंद को। इसके बाद इंस्पेक्टर अमिता से कहा, इन श्रीमान जी की कुछ सेवा पानी की या नहीं? जाओ, पहले सेवा पानी करके लाओ, फिर देखेंगे कि क्या करना है। नहीं सिद्धार्थ, नहीं प्लीज़, मैं पुलिस की सेवा पाने को बखूबी समझता हूँ। मैं अपनी मंशा आपको समझा चुका हूँ। देखो, अपने इन सभ्य संबंधी साहब को आपकी बेटी के पागलपन के कारण इनकी पत्नी अस्पताल में है, फिर भी ये आपको बचाना चाहते हैं। सर, मुझे याद आ रहा है, 2 महीने पहले से ये वुमेन सेल में आए थे। शिकायत की थी कि ससुराल में इनकी बेटी को तंग किया जा रहा है। इनकी बेटी को जान का खतरा है। शायद फिनाइल की गोली भी खा ली थी। इंस्पेक्टर रजनी को तब इंक्वायरी के लिए भेजा गया था। मैं उस इंक्वायरी की रिपोर्ट मंगवा लेती हूँ। जल्दी मंगवाओ, तब तक इन ईश्वर चंद को लॉकअप में बंद कर दो। यदि चूचा करें तो सेवा पानी करने से पीछे मत हटना, साले की। मैं भी उठने लगा तो एसपी सिद्धार्थ ने कहा,
आप नहीं सर, अभी चाय आ रही है, इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। तकरीबन 2 साल बाद मिले हैं। मैं आईपीएस की ट्रेनिंग पर जा रहा था तो आपका आशीर्वाद लेने आया था। फिर पुलिस के झंझटों में ऐसा पड़ा कि आपसे मिलने का समय ही नहीं मिला। मैं आपकी सक्रियता और व्यस्तता समझता हूँ एसपी साहब। नहीं सर, आपके मुख से सिद्धार्थ ही अच्छा लगता है, एसपी साहब नहीं। मैं कुछ कहने को हुआ कि इतने में चाय आ गई। दोनों चाय पीने लगे। इंस्पेक्टर अमिता इंस्पेक्टर रजनी की इंक्वायरी रिपोर्ट लेकर हाजिर हुई। जैसे जैसे सिद्धार्थ रिपोर्ट पढ़ता गया उसके चेहरे का रंग बदलता गया। चेहरे और आंखों में आक्रोश व क्रोध स्पष्ट दिख रहा था। तभी उसने उत्तेजित होकर कहा, बुलाओ उन सबको मेरे केबिन में। सर, अभी लाई। इंस्पेक्टर जल्दी से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद सभी केबिन में थे। पार्वती ने एक बार बड़ी निरीह नज़र से मेरी ओर देखा। मुझे ऐसा लगा वह सचमुच अपने किए पर पछता रही है। उसकी भाभी भी एक तरफ सिर झुकाए खड़ी थी। मैं जान नहीं पाया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। माँ की आंखों में आक्रोश व क्रोध था। ईश्वर चंद्र भी सर झुकाए खड़े थे। इंस्पेक्टर ने 2 फाइलें सिद्धार्थ के सामने रख दी। पार्वती की मेडिकल रिपोर्ट और स्टेटमेंट इसी में लगी है। जी सर। ओके, पार्वती आपको क्या कहना है? सर, मेरी सरासर गलती है। मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। मैं किसी के बहकावे में आ गई थी और आपको बहकाने वाली आपकी माँ थी। क्यों? पार्वती ने एक बार अपनी माँ की ओर देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। नहीं सर, ये झूठ है। मैंने किसी को नहीं बहकाया। पार्वती की माँ ने कहना शुरू किया था। चुप साली, झूठ बोलती है। मिस्टर ईश्वरचंद्र, यह पढ़ो अपनी पत्नी और पार्वती के बीच मोबाइल पर हुई कन्वर्सेशन। आपकी पत्नी पार्वती को अपनी सास का टेंटुआ दबाने की बात कह रही है। इसका मतलब आप समझते हैं? किसी को खून करने के लिए उकसाना। उकसाना भी खून करने के बराबर होता है। पढ़ा दो अपनी पत्नी को भी। इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट भी मानेगा। लो, पढ़ो और पढ़ाओ। सिद्धार्थ ने फाइल में से एक पेपर निकालकर ईश्वरचंद की ओर बढ़ा दिया। पढ़कर ईश्वरचंद का चेहरा फक पड़ गया। उसने वह पेपर अपनी पत्नी की ओर बढ़ा दिया। पार्वती ने उसे पढ़ा और कुछ कहने को उद्यत हुई। मैंने स्पष्ट देखा, ईश्वरचंद अपनी पत्नी का हाथ दबाकर चुप रहने का संकेत किया। मुझे समझ नहीं आया इंस्पेक्टर अमिता कि इंस्पेक्टर रजनी की इंक्वायरी रिपोर्ट पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। सिद्धार्थ ने कहना शुरू किया। उस समय पार्वती के पागलपन को चेक क्यों नहीं करवाया गया? यह चेक क्यों नहीं करवाया गया कि इसकी पढ़ाई की डिग्रियां नकली हैं या असली? इंस्पेक्टर रजनी ने इस ओर बड़ा साफ संकेत किया है कि पार्वती के माँ बाप ने एक पागल, अनपढ़, बदजबान व असभ्य लड़की को एक अत्यंत सुशिक्षित, सभ्य और हर तरह से समृद्ध परिवार को चेप कर बर्बाद कर दिया है। सर, उस समय मुझे याद है राजस्थान के डीएसपी साहब जो इनके रिश्तेदार हैं कि व्यक्तिगत प्रार्थना पर केस रफा दफा कर दिया गया था। इंस्पेक्टर अमिता ने कहा, तभी तो ऐसा हुआ। उस समय यदि एक्शन ले लिया होता तो ये नौबत ना आती। फिर भी ऐसा करो, पार्वती और उसकी माँ के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च करो। और क्या मैं भीतर आ सकती हूँ सर? यस इंस्पेक्टर रोजी, कम इन। सर, यह है मैडम की मेडिकल रिपोर्ट और उनकी स्टेटमेंट। इंस्पेक्टर रोजी ने एक फाइल सिद्धार्थ की ओर बढ़ा दी। सिद्धार्थ ने मेडिकल रिपोर्ट और स्टेटमेंट पढ़ी। एक बार मेरी ओर देखा, फिर फाइल में आंखें गड़ा दी। आंखें उठाई तो उनमें क्रोध झलक रहा था। मेडिकल रिपोर्ट साफ कहती है कि मैडम के सर पर किसी सख्त चीज़ से प्रहार किया गया है, परंतु ऐसे लोग भी संसार में हैं जिन पर पूरा विश्व खड़ा है। मैडम ने स्टेटमेंट दी है, पार्वती मेरे परिवार की अभिन्न अंग है। वह मेरे प्रति कोई गलती कर ही नहीं सकती। करती भी है तो फिर माफ़ी के योग्य है। मैंने उसे माफ़ कर दिया है। मेरे सिर पर वॉशरूम में गिरने से चोट लगी। सिद्धार्थ कुछ देर चुप रहा, फिर कठोर स्वर में बोला, मेरे पहले वाले आदेश का पालन हो। सर, सर प्लीज़ सर, प्लीज़ ऐसा ना करें। प्राय सभी एक साथ बोले। सिद्धार्थ, इनको एक मौका दिया जाना चाहिए। सर, मेरा मन नहीं मानता। एक बार जेल जाएंगे तो सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। मैं जानता हूँ, लेकिन चाहता हूँ एक बार इनको मौका दे दो। ठीक है सर, जैसा आप चाहें। सिद्धार्थ इंस्पेक्टर अमिता को कुछ देर समझाता रहा, फिर बोला, जब तक पेपर तैयार नहीं हो जाते इनको लॉकअप में बंद कर दो। थोड़ी देर बाद पेपर तैयार हो गए। सबने हस्ताक्षर किए। सचमुच ऐसा प्रबंध कर दिया गया था कि दोबारा ऐसा ना हो। उन सबको छोड़ दिया गया था। पार्वती मेरे समीप आकर बैठ गई थी। सिद्धार्थ धीरे धीरे चलकर मेरे पास आया। सब कुछ आपके अनुसार कर दिया है सर। मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। इस देश का कानून लड़के वालों के विरुद्ध है, किंतु वे हमेशा गलत नहीं होते। यह भी सत्य है। यदि हम आपको जानते न होते तो केस का रूप कुछ और होता।
ऐसा संभव था। यदि हम सब अपने विवेक से काम लेंगे तो हजारों परिवार टूटने से बच सकेंगे। हाँ सिद्धार्थ, ऐसा ही हो। पर मेरे मन के भीतर एक सवाल घूम रहा है कि हम बहुओं के रूप में बेटियां ब्याह कर लाते हैं, वे न बहुएं बन पाती हैं न बेटियां। क्यों? जानता हूँ सर कि इस सवाल का उत्तर देना बहुत मुश्किल है। आगे चलकर समाज को इसका उत्तर देना पड़ेगा। फिलहाल इसका कोई उत्तर नहीं है। चलिए सर, मैं आपको गाड़ी में घर तक छुड़वा देता हूँ। आओ पार्वती, तुम समय की बलवान हो जो तुम्हें ऐसा घर परिवार मिला। मैंने देखा पार्वती की आंखें भर आई हैं, पर वह कुछ बोल नहीं पाई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।